हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी संबंध में हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों का, जिसका एग्जाम 27 अगस्त को प्रस्तावित है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट्स करा रहे हैं। ऑलरेडी मैं 11 प्रैक्टिस सेट्स आपको करा चुका हूँ, जो आप हमारा प्लेलिस्ट का पूरा सेगमेंट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स का अलग पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो आज हम 12वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला सेक्शन हमारा हमेशा की तरह हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। सबसे पहला, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद सिंपल है, क्या होगा? महा प्लस इंद्र, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये किसका प्रकार है, तो मैंने आपको बताया था, अगर बीच में अगर ए की मात्रा दिखाई दे तो ये आपका गुण स्वर संधि का प्रकार होता है। पूरा संधि के बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आगे, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। तो आज ही मैंने आरो यारो का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द डाला था, उसमें हमने किया था, इसको बोला जाता है नेपथ्य। जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे बोला जाता है अनाहूत, और जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिथि। अनिष्ट का अर्थ डैश होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो अनिष्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो अनिष्ट का होता है मतलब हानि। अनिष्ट हानि और अनिष्ट निष्ठाहीन। एक का अर्थ पुराना है, तो इसमें से किसका अर्थ अगर आप देखेंगे पुराना है, तो जो आपका चिर है, चिर का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, पुराना। अगर बात करें प्राचीर, तो आपने सुना होगा शब्द प्राचीर, कहां पर? किले की प्राचीर, यानी जो चार दीवारी होती है, बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, उसके लिए प्राचीर यूज किया जाता है। चीर तो आपको पता ही है, चीर क्या होता है? आपका कपड़ा। आगे चलते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकेश किसका है? अलंकेश आपका कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कुबेर के पर्यायवाची और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं आपको। तो पहला होता है यक्षराज, फिर धनद, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश। किन्नरेश बहुत पूछता है, किन्नरेश जरूर याद रखिएगा। किन्नरेश के बाद आपका हो गया धनपति। इसके अलावा धनेश, अलंकेश हमने देख ही लिया, धनपाल, धनेश्वर, निरपराज और अधिपति। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, नरपराज और अधिपति। ये सारे आपके कुबेर के पर्यायवाची। आगे चलते हैं। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम आरो यारो का मैंने जो वीडियो बनाया था, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो आरो यारो का मैं हिंदी का प्लेलिस्ट अभी मैंने बनाई है, 2 वीडियोस मैंने उसमें डाले हैं, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, उनको आप जाकर जरूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रच्छन्न का क्या होगा? प्रतिपन्न, ऑप्शन बी। प्रमुख का होता है आपका गौण। ठीक है, अगला, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो आहट, आवट और आस ये आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, आहट किस में लगाया मैंने? कड़वा में अगर लगाया तो क्या बना? कड़वाहट। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। गधा का तत्सम रूप है। तो गधे का तत्सम रूप इसमें से क्या है? गर्दभ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना है, यानी आपका कनक वगैरह, तो इसमें किसका होगा? आपका जो हाटक शब्द है। ठीक है, हाटक ये आपका सोने का एक समानार्थी शब्द है। अगला, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, जो क्रिया के आधार को सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्वरूप को हम कहते हैं अधिकरण कारक। तो इसमें आपका अधिकरण कारक है अगले साल। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ये होता है कृतार्थ। ये भी मैंने आपको आज ही कराया, सुबह जो हमने वीडियो आरो यारो का डाला था। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य किस तरीके का होगा? तो इस वाक्य में आपका भाववाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? तो वधु का बहुवचन वधुएं होगा, वधु ए, ऑप्शन ए। 15वां, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, ऑप्शन डी। 16वां, दिए गए शब्द, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये किस तरीके के हैं?
वह अच्छा व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, न्याय व्यक्ति है और कृपालु व्यक्ति है। तो ये किस तरीके के हैं? ये सभी गुणबोधक तरह के विशेषण हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उच्च श्रृंखल इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, याद रख। और कभी कभी उच्च श्रृंखलता भी पूछ लेता है, तो बस लास्ट में ता लगा दीजिएगा। उच्च श्रृंखलता भी आरो यारो में काफी आता है। अगला, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर काकल्य की बात करें, ये प्रश्न भी रिपीटेड बहुत है। हाँ, तो जो मेरी वर्णमाला वाली क्लास थी, हमने उसमें पूरा देखा था कि काकल्य वर्ण कौन से होते हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों में आपका जब आप उससे बोलते हैं तो आपकी जो मुख का द्वार है वो पूरा खुला रहता है और वायु बंद कंठ से झटके से जब बाहर निकलती है, ठीक है, एकदम झटके से, तो उसे बोलते हैं आपका काकल्य व्यंजन ध्वनि। तो आपका हा जो है ये काकल्य व्यंजन ध्वनि है। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो बहुत फेमस, देखिए ये कृति है, ये किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। अब देखते हैं गद्यांश। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे उत्तरणों से गढ़ा जा सकता है और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन उत्तरणों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो काफी टफ एक तरह से कहेंगे पैसेज है। अब बात करें, पहला प्रश्न है प्रेम की भाषा कैसी है? तो प्रेम की भाषा हमने ऊपर ही दूसरी पढ़ेंगे आप, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। तो आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अरण्य आपका जंगल का या वन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर ठीक होगा, अरण्य आपका वन का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, यत्न से यहां पर क्या आशय है? तो यत्न से आशय है आपका प्रयास, ऑप्शन सी। अगला, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो अधिसूचना का प्रयोग आपके कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता, बाकी नियम आदेश और अधिकारों के क्षेत्र में अधिसूचना या नोटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। अपना राग अलापना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपनी ही बात को कहते रहना, ऑप्शन ए। मुख कमल समीप सजे थे तो किस लय दर पुरैन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यहां पर आपका रूपक अलंकार है। जहां पर आपका उपमेय का उपमान पर आरोप करके उसकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर आपका रूपक अलंकार है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हमने देखे थे अर्ध सममात्रिक छंद होता है दोहा एक, और दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो क्या आंसर होगा? 13। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो यह है आपका निर्वेद, शम और वैराग्य। इसमें से कोई भी आपको दिखे तो निर्वेद यहां पर है, याद रखिएगा, निर्वेद, शम और वैराग्य। शायद पिताजी आ जाएं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, संदेहवाचक, क्योंकि पूरा नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, तो संदेहवाचक एक ये वाक्य का उदाहरण है। मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो मुंह शब्द में क्या है? इसका जो अगर हम विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? मुंह को तोड़ने वाला। तो इसमें कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास है। गोद में सोने वाली स्त्री, इसको बोला जाता है अंकशायनी। ठीक है, अंकशायनी, ऑप्शन ए। बाकी अब मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं रीजनिंग के। 31वें की अगर बात करें तो 31वें का ऑप्शन है 87 बी। 32वें की बात करें, जो सीरीज वाला प्रश्न है, इसका है VWYZ, ऑप्शन ए। 33वें की बात करें तो ये आपका 33वां प्रश्न, आप आराम से पढ़ लीजिए पहले। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, 33वें का आंसर है आपका ऑप्शन ए, केवल क्रियाविधि एक अपनाई जा सकती है। 34वें की बात करें, 34वें का आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला 35वां, 35वें का आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। बात करें 36वें की, नीचे देखते हैं, 36वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष दो यहां पर सत्य है। तो हाँ, केवल निष्कर्ष तीन, माफ कीजिए, सत्य है। 37वां देखते हैं, 37वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। 38वां देखते हैं, 38वें का जो आंसर है वो है सी, नारंगी।
39वां देखते हैं, सत्या का जन्मदिन, तो ये आपका कैलेंडर वाला प्रश्न है। 39वें का आंसर है ऑप्शन ए, शुक्रवार। 40वां देखते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो 40वें का है आपका 184। 41वें का आंसर है 8, 8। अगला, क्लॉक वाला, घड़ी वाला प्रश्न है, तो 42वें का आंसर होगा 130 डिग्री। 43वें की अगर बात करें तो 43वें का आंसर है 23:33 वाला जो आंसर है इसमें वो होगा, और ये आपका आएगा 43वें में ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, 43वें का होगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। 44वां, 44वें की अगर बात करें तो इसका आंसर है डी। और अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका, निष्कर्ष वाला। 45वें की अगर बात करें तो यह है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपके सारे रीजनिंग के प्रश्न हो गए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सामान्य जानकारी की। 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो हमें सबसे पहले 16 महाजनपद, इसको संस्कृत में षोडश महाजनपद बोला जाता है। कौन से हमें सोर्स से इनका पता लगता है? तो जैन धर्म का एक सोर्स है भगवती सूत्र, उससे पता लगता है, और एक बौद्ध धर्म का टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें इसके बारे में पता लगता है, टोटल 16 महाजनपदों के बारे में। तो अगर हम बात करें कहाँ की राजधानी आपकी पूछी है, तक्षशिला थी, तो तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। बात करें अगर कौशल महाजनपद की, तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, और कुछ लोग साकेत या अयोध्या को भी इसकी राजधानी मानते हैं इतिहासकार। और अगर बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है श्रावस्ती, क्योंकि श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? पांचाल थी। कुरु की माफ कीजिए, इंद्रप्रस्थ थी, माफ कीजिए, इंद्रप्रस्थ थी। अगर बात करें वज्जी महाजनपद, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वो थी मिथिला और फिर विदेह, इनमें से एक कोई भी आप मान सकते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसका आंसर देते हैं। बाकी गांधार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कुरु की इंद्रप्रस्थ, कौशल की मैंने आपको बता दिया, साकेत जिसे अयोध्या भी बोलते हैं, और श्रावस्ती, ये मानते थे। गुजरात में डैश झील मुख्यतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। कौन सी लेक है? सुदर्शन लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो सुदर्शन लेक आपके जो गुजरात का थोड़ा सूखाग्रस्त एरिया है, गिरनार वाला क्षेत्र, जो गिर वाला क्षेत्र है वहां पर इसकी बात करें अगर, तो इसका जो निर्माण कराया था सबसे पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रोविंशियल गवर्नर थे या प्रांतीय गवर्नर थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने सबसे पहले इसका निर्माण कराया था। फिर उसके बाद सम्राट अशोक के काल्य में तुषास्प एक थे, उन्होंने जो झील था इसका जीर्णोद्धार कराया सम्राट अशोक के शासन काल में और उसे मजबूती प्रदान की थी। इसके बाद देखिए, और बाद में स्कंदगुप्त ने इस पर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया और फिर से इसको दोबारा से मजबूत बनाकर इस पर एक बांध का निर्माण कराया। तो कई सारे लोगों ने इसका निर्माण कराया, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसके बाद अशोक ने, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त ने। तो यहाँ पर हमें काफी इंपॉर्टेंट है, और इसकी हमें जानकारी किससे मिलती है? जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है या गिरनार अभिलेख इसको बोला जाता है, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए, जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है वो माना जाता है कि पहला अभिलेख है जो पवित्र संस्कृत या चास्ट संस्कृत में लिखा गया है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है चास्ट संस्कृत। आगे, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी सबको पता होगी क्या है, श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, अगर देखिए बात करें टीपू सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात, इन्होंने अंग्रेजों के साथ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। ठीक है, तो 4 टोटल वॉर हुई है, 1767 से 69 तक पहली, 1780 से 84 तक दूसरी, 1789 से 92 तक तीसरी, और 1799 में फिर आखिरी लड़ाई होती है जिसमें मैसूर राज्य हार जाता है और अंग्रेजों के अधीन वो चला जाता है। तो 4 लड़ाई याद रखिएगा, पूछता रहता है। और पूछता है, देखिए संधि, इनकी संधि भी पूछता है, चारों युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई? तो इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, मद्रास मांगा श्रीरंगपट्टनम में। तो पहले में हुई आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि 1767 से 69 वाले युद्ध में। फिर मांगा मतलब मैंगलोर, फिर हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यानी मैंगलोर की संधि 1780 से 84 वाले युद्ध में। फिर 1789 से 92 का जो तीसरा युद्ध था, तो मैंने क्या ट्रिक बताई, मद्रास मांगा श्रीरंगपट्टनम में, तो तीसरे में होती है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में साइन होती है। तो श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी भी थी, और चौथे युद्ध में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का सबसे 4 देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जो बिंदु होते हैं, अगर हम सबसे
उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, माफ कीजिए, तो वो है आपका गौर माता। एक सबसे पूर्वी बिंदु भी आपसे पूछता रहता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबीथू। ठीक है, किबीथू सबसे पूर्वी बिंदु है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो देखिए बेसिन क्या होता है किसी भी नदी का। देखिए सिंपल, एक नदी होती है उसे रिवर बोलेंगे। उस रिवर की जितनी भी सहायक नदियां होती हैं, वो जितने एरिया को ड्रेन करती हैं या जितने एरिया से होकर वो बहती हैं, उसे बोला जाता है उस नदी का बेसिन। मान लीजिए गंगा नदी है, तो गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, आपका रामगंगा नदी है, सोन नदी है, जितनी भी सहायक नदियां हैं, यमुना है, ये जितना भी एरिया ड्रेन करती हैं या जितना भी क्षेत्रफल से होकर बहती हैं, इसको बोला जाता है रिवर बेसिन या किसी भी नदी का बेसिन। तो अगर इसकी बात करें, इसमें कौन सी नदी लगभग 10 राज्यों में को बांटा गया है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको पता है कौन सी है, गंगा नदी है। तो इसी का बेसिन इतना बड़ा है क्योंकि गंगा की ट्रिब्यूटरी भी बहुत लंबी लंबी है, इसकी वजह से, या सहायक नदियां बहुत लंबी लंबी हैं, इसलिए ये इतने बड़े अलग अलग राज्यों को ड्रेन करती। अगला, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो भारत के कौन से राज्य में आपको ऑर्किड्स मतलब क्या होते हैं आपके, तो बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूलों की प्रजातियां टाइप की आपको दिखाई देंगी, वनस्पति की प्रजातियां हैं। और अगर हम जो जूलो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 2019 के आंकड़ों की बात करें, तो उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा ऑर्किड्स देखने के लिए मिलते हैं। अगला, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्रीय राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो कौन से भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 11 में हमें इसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 245 से 255 तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन बार बार पूछता रहता है, कौन सा? सरकारिया कमीशन किससे संबंधित है? तो सरकारिया कमीशन आपका केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 76 में इसकी बात की जाती है, भारत के महान्यायवादी की। अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, पूछता रहता है बार बार भारत के। और हाँ, कैग का भी पूछता रहता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 148, इसको भी याद रखिए। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार किसको है? तो कौन आपका डियरनेस अलाउंस या डीए करता है? तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है हमारा, वो इसको निकालता है हर साल। आप हर महीने देखा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह आपका आता रहता है, उसके आधार पर आपका महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। तो सीपीआई। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा इसमें चतुर्थ क्षेत्र की श्रेणी में आएगा? तो चतुर्थ क्षेत्र को हम आपका जो सर्विसेज सेक्टर है ये भी बोला जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह आपके सब इसके क्षेत्र में आते हैं। अगला, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो कम करता है, तो इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, कैश रिजर्व रेशियो कम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उसको आरबीआई के पास कैश में कम पैसा रखना होगा। यानी जब उनके पास कम पैसा रखना होगा तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? और जब अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे लोगों को, यानी ऋण का जो सृजन है वो बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल इसका यही मतलब होता है। कैश रिजर्व रेशियो मतलब, देखिए कैश रिजर्व रेशियो सिंपल बताता हूं क्या होता है। मान लीजिए मैं बैंक हूं और आपके पास कुछ पैसा है। इंडिया के, हम कह सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन में ये कहा गया है कि बैंकों को कुछ पैसा हमेशा कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। तो अगर देखिए रेट बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा रखना होगा, तो बैंकों के पास पैसा कम रहेगा। अगर रेट घटेगा, जो आपसे सवाल में पूछा है, अनुपात घटेगा, तो बैंकों को पैसा कम रखना होगा आरबीआई के पास और बैंकों के पास खुद पैसा ज्यादा होगा। जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो लोन या ऋण ज्यादा दे पाएंगे, यानी ऋण का सृजन बढ़ेगा। क्योंकि आरबीआई लोन नहीं देता, लोन कौन देता है? लोन बैंक्स देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? तो पहली योजना आपकी 1951 से 1956 तक थी और ये किस से संबंधित थी? मुख्य रूप से ये कृषि पर संबंधित थी। कौन से मॉडल पर ये आधारित थी? ये हेरड डोमार मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेरड डोमार मॉडल पर, याद रखिएगा, 1951। अब तो प्लानिंग कमीशन आपका बंद कर दिया गया है, उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है? तो ये मिला है मदर टेरेसा जी को। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो बहुत बढ़िया, देखिए प्रश्न है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया है? तो रोलैंड हिल के द्वारा डाक टिकट का आविष्कार किया गया है 1837 में। और सबसे पहला देखिए डाक टिकट जो है वो भी इंग्लैंड में ही जारी किया गया था 1840 में।
म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल आपका नायपी दौ है। और अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात, क्यात इसकी मुद्रा है। फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन 2023 का आयोजन किया गया था? तो कहां पर आपके विंटर्स गेम खेलो इंडिया हुए थे? ये आपके गुलमर्ग में आयोजित किए गए थे, कश्मीर के। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य सरकार की एक स्कीम है। फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये कहां की बनी है? गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये कीनिया ने लॉन्च किया है। कीनिया, कीनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो आपकी कुसुम योजना सोलर पंप सेट्स वगैरह से संबंधित है। कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो कब तक बढ़ा दिया है? इसको 2019 में लॉन्च किया था और अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब अगला सेक्शन देखते हैं हमारा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे या फिर अडेप्टर अगर दिया हो, दोनों आपके सही होंगे। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर या एरे एक ही देगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए यहां पर सही है। परम सिद्धि रेफर्स टू, तो परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि एक आपका एआई सुपर कंप्यूटर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन बी। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी, तो आईसी का पूरा नाम क्या है आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन से कंप्यूटर की पीढ़ी में स्टार्ट होने शुरू हुए हैं? तो ये तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी में यूज होने शुरू हुए थे। तो इसका क्या होगा आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? प्रेडिक्शन करना या भविष्यवाणी करना, रिग्रेशन लर्निंग। द टर्म आईपीसी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो आईपीसी शब्द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किसके लिए यूज होता है? इसका नाम है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकॉर्थी को। जॉन मैकॉर्थी हमने पहले भी देखा था एसएससी वाली सीरीज में। जेपी कैट और मॉचुली किससे संबंधित है? जो पहला कंप्यूटर था डिजिटल आपका, क्या नाम था? एनियाक, एनियाक से ये संबंधित है। कमेंट करके बताइएगा एनियाक की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। 73वां देखते हैं, इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें 73वें की, तो क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में कौन सी मान्य सेटिंग्स हैं? तो आपके मार्जिन के लिए कौन सी मान्य सेटिंग्स इसमें है? तो आपका क्या है? नॉर्मल, वाइड और नैरो, इस तीन तरीके के मार्जिन आप एमएस वर्ड 2019 के सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है? तो किसमें आपका ये आता है? तो ये आपका इंसर्ट, सॉरी माफ कीजिए, लेआउट में आता है। ठीक है, लेआउट में। अगला, कक्षा में प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो एमएस पावर पॉइंट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी, जिसमें पीपीटी वगैरह आप बनाते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला का क्या परिणाम आएगा? तो मिनिमम इक्वल टू मिनिमम 10 20 30 40 50 60, तो इसमें क्या परिणाम आएगा? इसका मिनिमम फंक्शन आपने दिया है तो परिणाम आपका आएगा 10, क्योंकि इन सब में से मिनिमम क्या है आपका? 10 है, ऑप्शन सी। सर्च इंजन निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसमें से क्या आपका सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें ट्विटर आपका सर्च इंजन नहीं है। एक ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आप इसे बोल सकते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो ये था आपका अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट, ऑप्शन ए। अगला और अंतिम प्रश्न कंप्यूटर का, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं यूपी स्पेशल।
प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका मेन ज्वेलरी मार्केट कहां पर है? तो मेन ज्वेलरी मार्केट मेरठ में स्थित है। मेरठ और किस चीज के लिए फेमस है? मेरठ आपके स्पोर्ट्स गुड या खेल के सामान के लिए फेमस है। यहीं पर आपकी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रही है मेरठ में। कानपुर में क्या है? कानपुर भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आईआईटी भी कानपुर में है, और यहाँ पर दलहन शोध संस्थान भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। आगरा किसके लिए फेमस है? आगरा में ताजमहल है। इसके अलावा यहाँ पर चमड़े का भी काफी काम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो महिला की जो आबादी है वो लगभग 48% है टोटल आबादी। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है शेड्यूल कास्ट की। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था? तो यह सन 2001 में आपका शुभारंभ इसका किया गया था, 1 जुलाई 2001 को। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ऑप्शन ए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। तो बांदा जनपद जो बुंदेलखंड वाले एरिया में आता है, वहां पर आपसे पूछा है पाठा क्षेत्र के मुख्य रूप से वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो वहां पर खरवार जनजाति आपको देखने के लिए मिलेगी। बात करें अगर सहरिया की, सहरिया हमें मिलती है ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां कहां पर हैं? तो सोनभद्र में स्थित है। अगला, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है? तो ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है, ब्रज भाषा। और अमीर खुसरो के लिए बोला भी जाता है दिल्ली के लगभग 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है। और इसके अलावा तो इनकी एक आशिका काफी फेमस रचना है, और खजाइन उल फुतूह ये भी काफी इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो की रचना है। और खड़ी बोली के डेवलपमेंट में इन्होंने काफी रोल निभाया था। विख्यात भारत माता मंदिर आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में स्थित है, बनारस में। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है कहाँ का? तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चरकुले की अगर बात करें तो आपके ब्रज वाला जो क्षेत्र है हमारा, वृंदावन बरसाना ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा ये किया जाता है। ऑल इंडिया किसान सभा या अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? तो आपका ये 1936 में लखनऊ में आयोजित हुई थी, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिमी गलियारे कहां मिलते हैं? तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के गलियारे मिलते हैं झांसी में, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो ये आपके अलीगढ़ में प्रारंभ किया गया था, अलीगढ़ के हरदुआगंज में। इसके अलावा अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। तो उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी है? टोटल इसमें 3 शाखाएं हैं। कहां कहां पर? जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो एलिम्को आपका कहां पर है? आर्टिफिशियल लिम्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर। भारत ने रेल के डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की गई है, तो कहां पर की गई है? आपके ये रायबरेली में की गई है, ऑप्शन बी, रेल कोच फैक्ट्री। अगला, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो यह आपका क्या है? एक तो उद्योग बंधु जो हमारी स्कीम चली है ये आपका इसके लिए काफी ज्यादा सहायता करता है, फाइनेंस वगैरह वित्त निगम भी प्रोवाइड कराता है। अगला, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कहां पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? तो यह लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसमें कौन सा कारक है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ऑप्शन ए, ये इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद हमारे अभी 3 प्रैक्टिस सेट्स और बचे हैं, वो हम अगले 2 से 3 दिन में खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई और बुक अवेलेबल होगी तो मैं आपको वो भी करा दूंगा। इसके बाद हम पैट के प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू करेंगे 2023 के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।